बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कल अदम करार दे दिया। पीडीएम के दौर में ये कानून साजी की गई थी और पीडीएम की हुकूमत खत्म होते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको कल अदम करार दे दिया। इस जो कानून है इसके तहत रिव्यू के इख्तियार का दायरा कार वसी कर दिया गया था और इसको अपील के बराबर कर दिया गया था। 184(3) जो असखुद नोटिस केस है उसमें अपील का हक दे दिया गया था और कहा गया था कि लार्जर बेंच जो है इस केस को सुनेगा जो भी रिव्यू पिटीशन में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ये आज का फैसला आया है इसमें कलअदम करार दे दिया गया है जो हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई थी। वुकला इस पर क्या कहते हैं हम वुकला से जानेंगे, उनकी राय लेंगे और खसूसन तोशाखाना केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम पेंडिंग है और वो जो उसमें बेंच मुकर्रर होके इमरान खान साहब की अपील लगनी है, क्या उनको रिलीफ दिया जाएगा या नहीं, ये भी आज के हम जो इंटरव्यू है उसमें जानेंगे। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ होंगे खसूसन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी। और जो एक बड़ा नुकता आज हाईलाइट किया जा रहा है कि इमरान जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और जहांगीर तरीन, उनकी वापसी क्या अब नामुमकिन हो गई है, ये फैसला आने के बाद ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज की सबसे पहले जजमेंट के हवाले से आपसे कमेंट्स ले लेते हैं। किस तरह से देखते हैं इस जजमेंट को जो जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 3 रुकनी बेंच ने दी है? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है जो उन्होंने किया है फैसला, इसलिए जो उन्होंने लेजिस्लेशन की है और यही उन्होंने फैसला आज दिया है। 2 नुकात जो सुनाए हैं, उन्होंने कहा आर्टिकल 184(3) में ये मेंटेनेबल है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में ही कानून नहीं है, इसलिए ये कलअदम मुतसव्वर होगा। और अगर आप सेक्शन 2 को देख लें जो एक्ट का इन्होंने किया है 2023 का, तो वो नज़र आ रहा है कि जी आपने कहा कि जी आर्टिकल 184(3) के तहत जो सुओ मोटो हो करेगा और उसकी जो रिव्यू जो होगी उस रिव्यू का जो है आर्टिकल 188 का फैक्ट्स और लॉ पे स्कोप वही होगा जो अपील का होता है आर्टिकल 185 पे। तो कमाल ही हो गई भाई। आप एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप यानी आइन को आप बराबर कर रहे हैं, आर्टिकल 188 और 185 को बराबरी दे रहे हैं एक कानून के ज़रिए। ये भी यूनिक है, इसलिए ये तो होना ही था। दूसरी बात ये है पर्सन स्पेसिफिक था ये लॉ। बाकी दफ़ात जो हैं कि जी वकील वही नहीं, कोई और वकील रख सकते हैं जो चाहें, या बेंच लार्जर होगा वगैरह वगैरह, वो चीज़ें एंसिलरी हैं, मगर बुनियाद ये थी। तो ये बुनियाद खुद जो आर्टिकल 70 है सब आर्टिकल 4, उसमें कंकरेंट लिस्ट आइन में ख़त्म की गई। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसकी सेकंड हिस्से में आइटम 55 में खुद लेजिस्लेचर ने आइन में लिख दिया कि एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट मे फ्रेम रूल्स फॉर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ अदर कोर्ट्स। तो अदर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं आती है, सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 1980 के ज़ाब्ता बना चुकी है और वो आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया था। सो इसलिए जब आइन में खुद लेजिस्लेचर एक्सक्लूड कर देती है अपने अख्तियारात, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही लिखना था कि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में ही नहीं है ये कानून। और अगर ये पर्सन स्पेसिफिक है कि आपने नवाज शरीफ को फ़ायदा देना है या किसी और तरीन को फ़ायदा देना है, तो फिर माफ़ कीजिएगा, आपको पता ही है पर्सन स्पेसिफिक लॉ का यही असर होना चाहिए था जो किया गया है। सर, लेकिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ को तो उसका फ़ायदा भी जा सकता है ना, स्पेसिफिकली ये कानून नहीं है उसकी। जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है वो प्रोस्पेक्टिव होगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो नलीफाई नहीं करेगी। आइंदा से उसका इतलाक़ हो सकता है, लेकिन जो हो चुका वो उसको अनडू नहीं करेगा जो लाइफ बैन लगी है मोहतरम नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इसलिए कि वो रिव्यू भी ख़त्म हो चुकी है और वो जो है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है वो उसको रीओपन नहीं करेगा। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है उसका इतलाक़ नवाज शरीफ केस पे नहीं हो सकता? उसका इतलाक़ उस वक्त से होगा जब से वो तरमीम आई है कानून में, वो 2023 के बाद होगा। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के सारे रास्ते जो हैं आने के वो बंद हो चुके हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद कहा करते हैं हर चीज़ पे बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल को अभी तो चूँकि ख़ुद वज़ीर आला नहीं रहे, वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब उसी तरह उनका सलूक होगा जो इस वक्त इमरान खान के साथ किया जा रहा है। लिहाजा तशरीफ़ लाएँ, लेकिन ये लिख लें नहीं आएंगे मोहतरम। सर ये जो शिक 5 थी इसकी, जिसमें कहा गया था कि 184(3) के तहत तमाम अपीलों का जो है वो सुनी जा सकती हैं, उस शिक 5 के हवाले से ये आप पर्टिकुलरली कह रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक थी? 100% पर्सन स्पेसिफिक थी। सारी दुनिया को पता है जितनी कानून साजी इन्होंने की है, जितनी की है, वो पर्सन स्पेसिफिक है। ज़ात को, ज़ात बचाओ, माल बचाओ, आल बचाओ, ये सारा इनकी लेजिस्लेशन कोई एक बता दें कि आवाम के फ़ायदे के लिए इन्होंने की हो, एक बता दें। सर ये इससे ये भी जर्नल इम्प्रेशन किया कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट वो अंडरमाइन होती है जब अदालत ऐसे फैसले देती है। यार हाउ डू यू सी दिस? मजाक ना करो। पार्लियामेंट सुप्रीम है? कोई पार्लियामेंट है? वो भाई इन्होंने खुद पहले पीडीएम कहती रही कि ये आरटीएस की पैदावार है 2018 की पार्लियामेंट। ये जाली पार्लियामेंट है। ये जो माशाल्लाह पीडीएम के सदर सरबराह हैं, वो तो कहता था मैं एक दिन नहीं जाऊंगा इस पार्लियामेंट के अंदर, मैं मानता ही नहीं हूँ इस पार्लियामेंट को। लेकिन 16 महीने बाद जब इनको हुकूमत मिली है और 130 लोगों को निकाल के राजा रियाज को अपोजिशन लीडर अपना मनपसंद बना लिया, तो ये पार्लियामेंट बन गई। ये पार्लियामेंट नहीं, फ्रॉड है भाई। डोंट कॉल अ फ्रॉड एज अ पार्लियामेंट। उसकी सुपरमेसी चाहते हो, फ्रॉड की सुपरमेसी। ये पार्लियामेंट नहीं है, माफ़ कीजिएगा, और ना ये पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। पार्लियामेंट बगैर ऑपोजिशन के नहीं होती है। यहाँ ऑपोजिशन को आमदन कसदन बाहर रखा गया है। और राजा रियाज तो कल तक कहता रहा, आज पहली दफ़ा राजा रियाज लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन लग रहा है। लग नहीं रहा, बनाया जा रहा है, क्योंकि आज पहली दफ़ा उसको पता चलेगा कि जो राजा रियाज नाम देगा वो बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और वो राजा रियाज कौन से नाम देगा, ये भी बड़ी डिबेट है। नहीं, वो आपको भी समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूँ, मुझे भी समझ आए, सबको समझ आए कि वो कौन नाम देगा, और राजा रियाज उस पर डट जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकेगा, या उसको मानेगा, वगरना इलेक्शन कमीशन तो ताबेदार है ना, वो तो गुलाम इदारा है ऑलरेडी। सर सेंसस के हवाले से जो सेंसस का इशू है, जिसको अब नए उसके तहत होने हैं 2023 पे, इससे इलेक्शन डिले होंगे, और अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो हम देखेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा का टेन्योर होता है। डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट कुछ हरकत में आ सकती है? आपका क्या ख्याल है? जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगर ये फ़र्ज़ करें मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी यानी लंबा हो जाता है, तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट्स को जस्टिफाई करेगा सिविलियंस की ट्रायल के लिए? करेगा? नहीं करेंगे। इसलिए कि उसने तो खुद 21वीं और 23वीं तरमीम, आईनी तरमीम को भी उसने कहा उसके ज़रिए भी सिविलियन आर्मी एक्ट के तहत ट्राई नहीं हो सकता, अगरचे वो माइनॉरिटी जजमेंट थी, लेकिन वो तो कमिटेड है। और फिर ये गलत फहमी है, काजी फायज़ ईसा विल मेटिकुलसली फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत फहमी में है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, अब आप हीले बहाने जितने मर्जी कर लो, लेकिन जब तक बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर है, ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। पंजाब के देखें, पंजाब में भी हम ये कहते थे कि 90 डेज़ का रखा हुआ है, और 90 डेज़ से आगे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, फिर तौहीन अदालत होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक किया गया, एज़ ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं है। और अगर जनरल इलेक्शंस डिले होते हैं तो हाउ डू यू सी दिस? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम ये कहेगी कि चूँकि 90 दिन में इंतखाबात होने थे, इंतखाबात नहीं हुए, आपको ये कराने थे, ये नहीं हुए, अभी कराए जाएँ, और फिर भी नहीं माना जाता हुक्म, तो फिर किस तरह से यह मामला आगे चलेगा? देखिए, यहाँ वो सो कॉल्ड सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का सहारा लिया। यहाँ ये सारे उसके पीछे छुपे, इन सारों ने पार्लियामेंट पे डाला उस फ्रॉड पार्लियामेंट को, जिसको फ्रॉड पार्लियामेंट मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे छुपे सारे ये। और आपने देखा कि ये जो है, किसी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, किसी ने रेंजर्स देने से इनकार कर दिया, किसी ने पुलिस देने से इनकार कर दिया, किसी ने जो है रिटर्निंग ऑफिसर देने से इनकार कर दिया, और कहा पार्लियामेंट ने हमें मना कर दिया है। अब 2 पार्लियामेंट सारी को दो, अब पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए अब माफ़ कीजिएगा,
ये नहीं कर सकेंगे कि ये किसके पीछे, किसकी चादर के पीछे छुपते हैं। सर इसके लिए इस इदारे को मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है और इस इदारे से जो फैसले हैं उन पे इम्प्लीमेंट भी हो। आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में इतनी मजबूत होगी कि अगर इसको डिले किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट विल बी इन एक्शन एंड लॉयर्स विल बी इन एक्शन? वी विल सर्टनली बी इन एक्शन। अब आप देखें, याद करेंगे आप बंदयाल साहब को, बंदयाल विल टर्न आउट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये भी मैं आपको बता दूं, बंदयाल की धीमापन, बंदयाल का इखलाकी जो है उसका, एज ए जेंटलमैन इज़ पार एक्सेलेंस, और फिर बड़ा फर्मली उसने फैसले दिए। इलेक्शन का उसने दिया, रिव्यू उसने डिसमिस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो ज़रा फैसला पढ़ें। इट्स अ डैमनिंग डिसीजन अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आज का फैसला देखें और आइंदा भी देखें, 2-3 फैसले आएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी सिविलियंस के ट्रायल को ये उड़ाएंगे, और आप देखेंगे कि ये दूसरा 8 जजेस ने जो उसको सस्पेंड किया है वो भी करेंगे। सो अगर काजी फाइज आएंगे वो इससे भी आगे जाएंगे एक कदम आइन को प्रोटेक्ट करने में। मैं आपको लिख के देता हूँ कि कोई चीफ जस्टिस हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आइन से मावरा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना 100 इख्तलाफात इंटरनल हमारे भी होते हैं बार में, जजेस के होना ठीक है, एक लाजमी, एक इंसान है, अमर होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, डेमोक्रेसी एंड जुडिशल प्रोसेस। इसी तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, आपकी जूरिस्प्रूडेंस जो है इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। लेकिन काजी फाइज ईसा की, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड that he will go by the constitution and he will not give any latitude to the government or the caretaker government. सर तोशा खाना केस की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, आप समझते हैं जो इमरान खान साहब रिलीफ मांग रहे हैं चेयरमैन पीटीआई, पार्टिकुलरली वो रिलीफ जस्टिस आमिर फारूक की कोर्ट से दिया जाएगा? यार जस्टिस आमिर फारूक साहब पर मुझे थोड़ा सा वो, ही गोज़ बाय द मेटिकुलसली गोज़ बाय द बुक। ही शुड हैव सस्पेंडेड द सेंटेंस, क्योंकि ये तो सिर्फ कानून की मजाक ही नहीं है, ये चीफ जस्टिस का भी मजाक उड़ाया गया है। चीफ जस्टिस उसकी रिवीजन एडमिट कर रहा है, नोटिस दे रहा है कि इसका राइट ऑफ डिफेंस गलत बंद किया गया है, क्यों ना इसको समाप्त किया जाए, और वो पीछे से फैसला कर रहा है उसी दिन। 3 दफ़ा चीफ जस्टिस ने उसको रिमांड किया है कि तू इसको रीहियर करके ज्यूरिसडिक्शनल इसको पहले फैसला कर। तीनों दफ़ा वो डिसमिस कर रहा है और बग़ैर रीज़न दिए हुए कर रहा है। तो ये तो चीफ जस्टिस की भी तज़हीक थी, मैंने बड़ा कोशिश की, लेकिन उनका नोटिस देना ज़रूरी है। बाहर का नेक्स्ट वीक आप देखेंगे सस्पेंड हो जाएगी ये। लेकिन यही जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था उसको भी ओके कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गेम वहीं से शुरू होगी जहाँ से। देखें, हम एज प्रोफेशनल्स हम बड़े फूंक के कदम रख रहे हैं। हम तज़हीक नहीं चाहते जुडिशरी की, एनहिलेट हो जाता है जुडिशल सिस्टम। अगर जुडिशरी की हम भी शुरू कर दें तज़हीक करना, तो फिर लोग क्या इज़्ज़त करेंगे। और अगर अदलिया का इज़्ज़त लोगों के दिलों में ना हो, तो मुझे बताएं अदालत के पास कौन सा अख्तियार होता है इन्फोर्स करने का अपना फ़ैसला। डंडा तो उनके हाथ में नहीं है, एग्जेक्टिव तो उनके हाथ में नहीं है, जेलें तो उनके पास नहीं है। उनका एक इखलाकी मॉरली वो एक फ़ोर्स होती है। अगर वो मॉरल फोर्स भी करोड हो जाए और हम इस तरह कहना शुरू कर दें, हम बहुत रेस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट शुएब साहब मौजूद हैं। शुएब साहब, सबसे पहले तोशा खाना के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, आज जस्टिस आमिर फारूक ने भी इस केस की समाअत की, क्या समझते हैं कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं उनको पूरा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। एक मुतासिब जज ने, हुमायूं दिलावर ने जो फ़ैसला किया, जब हमारा हक़ दिफा भी ख़त्म कर दिया, हमारे गवाहान भी नहीं आने दिए, हमें वकील को भी नहीं सुना, तो फिर कहते हैं आप शवाहिद पेश नहीं कर सके। तो भाई आप ना शवाहिद आने देते हैं, ना हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं, ना हमें सुनते हैं, ना उसका मेंटेनेबिलिटी पे फ़ैसला करते हैं, ना लिमिटेशन पे फ़ैसला करते हैं, और आधे घंटे के अंदर 30-35 सफ़े लिख कैसे सकते हैं? वो इसका मतलब है या लिखे हुए इसके पास आए या पहले से लिखा हुआ था। ये सारा फ्रॉड चल रहा है अदालत के नाम पे, इंसाफ के नाम पे। हमें बड़ा अफसोस होता है
कि जो तर्ज़ अमल मुनसिफ़ों ने कर रखा है ये मुनसिफ़ के किरदार और मुनसिफ़ के मेयार के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। सर ये हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? आप क्या समझते हैं कि आप आइंदा आने वाले दिनों में, आपको पता है वो तोशा खाना को फैसला कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त पेश देखें, तोशा खाना वाले केस को सस्पेंड कर देना चाहिए था। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बहुत ही गलत फ़ैसले किए हैं इस केस के हवाले से। अगर मैं कहूँ तो उनका तासुब भी वहाँ से झलक रहा है, जिनको हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है। लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ी सी उम्मीद, एक मुबहम सी उम्मीद है कि वो आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करें। वो इस तरह तासुब की आँख से इन केसेस को ना देखें। अगर मेरिट पे चलें, ये एक दिन भी सस्टेन होने वाला केस नहीं है। सर आज की जो जजमेंट आई, आप समझते हैं ये पर्सन स्पेसिफिक जजमेंट है? नहीं, आज की जजमेंट तो बनती यही थी। क़ानून साजी सुप्रीम कोर्ट के कॉम्पिटेंस एंड जुरिस्डिक्शन के मुतालिक इशू हो और आप सादा कानून साजी के ज़रिए कर दें, ये कैसे मुमकिन है? वो कानून साजी ही गलत थी जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राइटली फ़ैसला दिया। लेकिन सर अगर लार्जर बेंच बनाया जाता है, लार्जर बेंच को इख्तियार दिया जाता है अपील सुनने का, तो आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है? क्योंकि इसके हवाले से वकला का भी बड़ा मौक़िफ़ है बने। ये बात ये है कि क्या एक है क्या होना चाहिए, एक है हुआ कैसे है। ये तो हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम किए बगैर आप कर नहीं सकते उसको। आइन में तरमीम किए बगैर आप सादा कानून साजी के ज़रिए जो आइन की प्रोविजंस हैं उसको आप चेंज कर दोगे तो वो तो मुमकिन नहीं है। आखिरी सवाल करूंगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर अब जब ख़त्म होने जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? सम अप किस तरह करेंगे? और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो है, मेरा ख़्याल है कि हम जब बंदयाल साहब का आखिरी दिन होगा उस वक्त हम इंटरव्यू करेंगे इस मौजू पे। अभी बहुत सारे इम्तिहानात उनके लिए बाकी हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जो है एडवोकेट शुएब शाहीन साहब मौजूद थे। तोशा खाना के हवाले से बता रहे थे कि उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। कुछ मज़ीद लॉयर से बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी जजमेंट आई और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस लगा हुआ था, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, फ़ैसले पर बात करने के लिए हमें सीनियर और सीजन लॉयर शाखावर साहब ने ज्वाइन किया है। शाखावर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा फ़ैसला, हुकूमत तहलील हुई, काबीना तहलील हुई, उसके तकरीबन 48 घंटों बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने बम गिरा दिया है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ये फ़ैसला पहले महफूज था लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने अब सुनाया? क्या इसके पीछे कोई आपको लॉजिक नज़र आ रही है? देखिए, ये चूँकि एक आर्टिकल 8 के टच स्टोन के ऊपर ये दो पिटिशन्स आई हुई थी और उसकी समाअत हो चुकी थी और उसका फ़ैसला तो खैर किसी वक्त भी आना था। मेरे के लिए वो कोई इतने सरप्राइज़ की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस फ़ैसले का ताल्लुक़ है, मेरे इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा तहफ़्फ़ुज़ात इस पे ये है कि जो पार्लियामेंट है उसको कानून साजी का बिल्कुल इख्तियार हासिल है किसी भी चीज़ की। और ख़ास तौर पे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं उसमें रिव्यू के मुतल्लिक जो उन्होंने एक्ट बनाया था उसमें 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ ऐसी हैं जो कि शायद कानून से मुतसादम नहीं थी। वो एक तो जो रिव्यू में जो साइल है उसको वकील और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तब्दील करने की जो इजाज़त दी गई थी, मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ थी वो। और दूसरा ये था कि जो रिव्यू में जिस बेंच ने फ़ैसला दिया है, रिव्यू में नॉर्मली ये होता था कि वही बेंच या उसमें जो ऑथर जज है उसकी बेंच में मौजूदगी ज़रूरी है। लेकिन इस एक्ट के बाद उन्होंने उसमें कोई लार्जर बेंच का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि जिन्होंने ऑलरेडी फ़ैसला दिया है उसके अलावा मज़ीद कुछ जजेस का भी इजाफा कर दिया जाए ताकि उसका ज़रा स्कोप बढ़ जाए। तो जहाँ तक रिव्यू में अपील का राइट जो दिया गया था, बल्कि नहीं 184(3) में जो रिव्यू का स्कोप बढ़ाया गया था, एज अपील कर दिया गया, एज अपील कर दिया गया था, वो फिर उसका स्कोप उन्होंने 185 जो है जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो उसके बराबर कर दी थी। ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ थी कि जो कि सिंपल लेजिस्लेशन से होने वाली नहीं है। ये एक बुनियादी और एक मटीरियल किस्म की चेंज है जो कि आइन के तहत होनी चाहिए थी। अब उसमें मुसलमान कानून ये है, वो ये कहते हैं कि द लॉ मस्ट नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट शुड बी प्रोटेक्टेड।
आप लॉ को पूरा इन टोटो मत डिस्ट्रॉय करें, उसमें आप सेग्रीगेशन करें कि उसकी कौन सी शिक जो है वो आइन से मुतसादिम है, बुनियादी हकूक से, उसको आप स्ट्राइक डाउन कर दें, बाकियों को रहने दें। तो यू आर सेइंग कि जो अपील का हक दिया गया था पूरा एज अ वोल रिव्यू को एक एज अ अपील के तौर पे ट्रीट किया जाना था, उसको आप स्ट्राइक डाउन कर देते, लेकिन बाकी जो थी 184(3) के तहत जो दीगर अपीलें उनकी समाअत 60 दिन के अंदर आना, लार्जर बेंच, उनको रखते। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये मुनासिब होता है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बात थी कि रिव्यू का स्कोप आपने अपील तक बढ़ा दिया है, तो वो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है। सर ये जो एक हकीकत भी हम इससे कह सकते, क्योंकि ये लॉ बन गया था और उसके बाद फिर आप स्ट्राइक डाउन हुए, कि जो आपकी अपील है उससे लार्जर बेंच समाअत करेगा, दैट इज़ वेरी रैशनल कि आपको 3 रुकनी बेंच से सुनना है, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए, साइलिन की सेटिस्फैक्शन के लिए अब लार्जर बेंच में मज़ीद ऐड होंगे जो उसको समाअत को सुनकर फ़ैसला करेंगे। इसके पीछे क्या रैशनल हो सकता है स्ट्राइक डाउन करने के पीछे? मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये चूँकि आपने जो लोगों का एतमाद है कोर्ट्स के ऊपर, उसको बढ़ाना है, ना कि उसको लिमिट करना है। तो देखिए, बात आपने भी देखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी रिव्यू पिटिशन्स फाइल होती है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने वो जिन जजेस ने जजमेंट दी है उसमें से कोई नुक्ता ऐसा निकालना है कि ये एक गलती है जिसको दूर होना ज़रूरी है। तो वो जजेस नॉर्मली उसको सुनते भी नहीं हैं और स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। लेकिन अगर 2 जजेस इंडिपेंडेंट बैठे हुए हों जिन्होंने वो पहला केस नहीं सुना हुआ, तो एटलीस्ट उसकी वो समाअत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें जो एक ब्रॉडर जुडिशल विजडम सामने आएगा कंपैरेटिवली। हाँ सर, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये बड़ी इस पर भी बात हो रही है कि आपने पहले फ़ैसला महफूज कर लिया और इतने अरसे बाद सुनाया, और जैसी हुकूमत गई तब सुनाया यह फ़ैसला। तो आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है जजेस के भी कि अगर स्ट्राइक डाउन करते दोबारा पार्लियामेंट इसको कानून साजी, क्योंकि एक महाज आराई की कैफियत भी थी। डू यू थिंक ऐसा इंप्रेशन? देखिए, असल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक माहौल बना हुआ है जिसमें शक की निगाह से देखा जाता है, पार्लियामेंट को भी देखा जाता है, जुडिशरी को भी देखा जाता है और एग्जीक्यूटिव को भी देखा जाता है। इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि लोगों के जहन में ये बात आ सकती है, लेकिन मैं फिर भी ये बेनिफिट दूंगा कि ये मेरे लिए कोई इतनी अहमियत की बात नहीं है कि अगर कोई एक फ़ैसला महफूज हुआ हुआ है और अहम आइनी नुक्ते के ऊपर, तो वो तो प्रीरोगेटिव है बेंच का कि वो किस वक्त सुनाए। आप समझते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले के बाद बहुत सारे फैसले अभी पेंडिंग भी हैं और 1 महीना है उनके पास, और ख़ुसूसन मिलिट्री कोर्ट्स केस के हवाले से, तो कोई अपसेट हो सकता है? देखिए, अब डिपेंड ये करता है कि वो सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब नहीं है, बल्कि वो पूरे के पूरा बेंच है जिनके पास ये जो है ये ज़ेर तजवीज़ हैं ये सारे मामलात। अब उसमें देखना ये है कि अभी जैसे मिलिट्री कोर्ट वाला जो इशू है उसमें एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है समाअत मुलतवी हो चुकी है, तो मुझे तो वो ये लगता है कि वो जस्टिस बंदयाल साहब की इनकम्बेंसी के दौरान तो शायद वो उसका फ़ैसला ना हो। अच्छा, ये काजी फ़ाइज़ ईसा के टेन्योर में बेबी जो नेक्स्ट जो आएंगे शायद उनके उसमें हो। काजी फ़ाइज़ ईसा अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, कैसे देख रहे हैं बीइंग अ जज उनका पूरा टेन्योर? एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्टिनेंट इशू राइट नाउ कि एक बड़ा यहाँ पे इधर अदालत में एक आपको पता है बहुत ज़्यादा अपील्स आई हुई हैं, बड़े कानूनी पेचीदगियाँ मामलात ऐसे हैं, सेंसस के इश्यूज़ को ले लें, तो आपका क्या ख्याल है कैसा टेन्योर होने जा रहा है काजी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो ये हैं कि जो भी इदारे हैं या उस इदारों में जो अफराद बैठे हुए हैं उन्होंने अपने उसके मनसब के हिसाब से हल्फ लिया हुआ है कि उन्होंने आइन और कानून को जो है उसकी बालादस्ती रखनी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और उनके जो फ़राइज़ हैं जो आइन ने दिए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं रखती कि कुछ कौन लोग जो है वो रिटायर हो रहे हैं, कौन नए आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर इंसान का अपना सोचने का अंदाज़ या अपना मिजाज अलग ज़रूर होता है। आपने देखा होगा कि कई चीफ जस्टिस हजरात इस मुल्क में आए जिन्होंने जो सुओ मोटो जो रिस्ट्रिक्शन है उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, इतना बेदरेग इस्तेमाल किया कि वो एक मजाक बन गया। कुछ चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे आए जिन्होंने कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी, इम्पॉर्टेंट मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया, वो भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैन टू मैन जो है ये वेरी ज़रूर करता है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ
न सिर्फ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, तमाम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से और सुपीरियर कोर्ट के तमाम जजेस से, कि वो अपने ज़ाती पसंद नापसंद या किसी चीज़ से भी इन्फ्लुएंस हुए बगैर आइन और कानून के मुताबिक केसेस का फ़ैसला करें। सर, ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का कहा जा रहा था कि इसमें उनको रिलीफ दिया गया है और चूंकि उनकी 184(3) के तहत अपीलें थी तो उनको रिव्यू जो है वो कर सकेंगे, एज अपील उनको सुना जाएगा। अब ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की राह में ये रुकावट है? मेरा ख्याल है नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो हमने सुना यह था कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये हालिया अभी पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट 2017 में कुछ तरमीम की हैं, उसमें जो नाअहलियत वाला जो है और ख़ास तौर पे आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है तो 5 साल की मियाद मुकर्रर कर दी है। मेरा ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं और बहुत सारे कुछ और जो हजरात हैं वो उसके फोल्ड में आ रहे हैं और वो ऑलरेडी 5 साल गुजार चुके हैं। तो चूँकि वो लॉ ऑफ द लैंड है, मेरा ख्याल है उसकी मौजूदगी में वो जो कदगन है ताउमर नाअहलियत वाली, वो मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है अभी। सर, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई किसी चीज़ में फ़ाइनल जजमेंट देती है और कानून से जो पार्लियामेंट से कानून साजी हो जाती है 5 साल की जैसे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में ये अभी तक राइट नाउ चैलेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो ये हवाला जात क्या मायनी खेज़ होंगे कि ऑलरेडी एक अपेलेट कोर्ट ने इसको नलीफाई किया हुआ है, इसको इनको कहा हुआ है कि ये नहीं दोबारा से लें? मेरा ख्याल ऐसा इशू नहीं है। देखिए, हर केस को या हर चीज़ को अलग अलग पैराए में देखना चाहिए और ये होगा भी अलग अलग। चूँकि ये जो कानून है वो जिस अमेंडमेंट का मैंने आपको हवाला दिया है आइन उसमें कानून में, उसमें तो 5 साल की बेंचमार्क उन्होंने मुकर्रर कर दिया। वो अभी तक कानून है और उस पर अमल करना जो है वो तमाम इदारों बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी काम है कि वो इस पर वो नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको देखनी पड़ी होगी कि आर्टिकल 62 या 63 में कहीं पे भी नाअहलियत जो है वो ताउमर कहीं पे भी दर्ज नहीं। जैसे सुमरता बंदियाल की जजमेंट थी जी, वो एक जजमेंट थी और जजमेंट पे तशरीह की गई थी आइन की। तो जब तशरीह उसी की होती है कि जिसमें कोई जो है गुंजाइश हो कि उसमें जो एक एम्बिग्विटी है एक, तो एम्बिग्विटी के बारे में तो आप उस पर तशरीह कर सकते हैं, लेकिन जब एक कानून बन जाता है तो कानून को के ऊपर अमल करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। लेकिन सर अगेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं वो आपको पता है अल-अज़ीज़िया केस में पेंडिंग है बिकॉज ही इज़ एब्सकॉन्डर। जी, देखिए उसको तो अपने वो जो हाई कोर्ट में उनकी पिटिशंस पेंडिंग है उसमें एब्सकॉन्डर हैं और वो जब भी आएंगे अगर गिरफ्तार होंगे या पेश होंगे तो उनको उनकी अपीलों का तो मेरिट्स पे फैसला होगा, तो उसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है इनकी नाअहलियत के साथ। देयर आर फेयर चांसेस कि ही विल बी बैक, लेकिन वो कहते हैं कि इन चीफ जस्टिस के टेन्योर में नहीं आना। ऐसा क्यों है सर? ये भी एक तासुर है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा पूरी चीज़ें इतनी पोलिटिसाइज हो गई हैं कि अब पॉलिटिशियंस के फ्यूचर एक्शन प्लान जो हैं वो भी इस निगाह से देखे जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कौन चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, लेकिन आम जो एक चीज़ जो पाई जाती है वो यही है कि शायद वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का टेन्योर आप सम अप करें, कैसे करेंगे? जस्टिस उमर अता बंदियाल का टेन्योर जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक वाइब्रेंट रहा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आईं और उनके दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जो कि इंतहाई तनकीद का भी निशाना बने, और तनकीद पॉलिटिकली भी और जुरिस्प्रूडेंशियली भी। मैं पॉलिटिकल तनकीद को इसलिए अहमियत नहीं देता, मैं तो ये देखता हूँ कि हर चीज़ को उसकी जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से देखा जाए। तो यकीनन उनका दौर एक अच्छा दौर था बतौर जज भी, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस उनके दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आईं जो कि इंतहाई मुल्की अहमियत की और आइनी और कानूनी अहमियत की थी, जिसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस थी। मैं समझता हूँ कि उनका वो जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो फ़ैसला था और कासम सूरी की जो जजमेंट थी उसको नलीफाई करना, जिसके वो हेड कर रहे थे जिस बेंच की, मैं समझता हूँ कि वो बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जिस पे रिव्यू फाइल हुए में उसको भी देखा जाएगा, उनकी हैसियत को भी। आर्टिकल 63A के हवाले से जो जजमेंट है वो ठीक है, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उनकी सरबराही में हुई। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि उनका दौर अच्छा है और उन्होंने जो कोर्ट मैनेज की है वो बड़े अच्छे तरीके से की है। उनका रवैया
जब जुडिशरी के अंदर भी आपको पता है बड़ा तजाद था, बड़े आप ये कह सकते हैं कि दो पार्टीज़ नज़र आ रही थी ख़ुसूसन, और बाहर से भी अदालत के गेट के बाहर जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल पे बाशिंग हो रही थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हो रही थी, उसमें उनका जो आप ये कह सकते हैं कि तहम्मुल है वो बरकरार रहा। बिल्कुल उनका कंपोजर बरकरार रहा, लेकिन एक बात ज़रूर है, इससे ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी कि वो चूँकि बड़े फ्रेंडली माहौल में काम करते हैं और ही इज़ अ वेरी रिफाइंड एंड वेरी सोबर ह्यूमन बीइंग, मैं आपको बताऊं, तो ये जो जुडिशरी के अंदर जो तकसीम है, मैं समझता हूँ कि उसको शायद वो ब्रिज करने में वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, और ये एक तासुर आम है कि जो जुडिशरी है उसके अंदर जजेस में एक वाज़ेह तकसीम मौजूद है। सर आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने पूरे टेन्योर में उनके मुतअद्दिद हर केस में तकरीबन जो हाई प्रोफाइल केस था फुल कोर्ट की इस्तदा आई, लेकिन उन्होंने नहीं बना के दिया। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, जबकि एतजाज़ एहसन जैसे लॉयर भी कहते हैं कि इसमें बना देते फुल कोर्ट, मामला आसानी से हल हो जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक बात है कि चूँकि ये जो इख्तियार खुसूसी है वो चीफ जस्टिस का होता है, जिसको मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं, तो ये उनका इख्तियार होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अहम नोयत के आइनी और कानूनी मुकदमात होते हैं जिनके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें तो मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ है कि उसमें फुल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब फुल कोर्ट होगी तो फिर आप जो है वो किसी पे एतराज़ नहीं कर सकेंगे, चाहे वो स्प्लिट जजमेंट हो, वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नाज़रीन, आपने बुकला की राय सुनी। बुकला का कहना था कि पूरे कानून को जो है वो कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए था। जो शिकें आइन से मुतसादिम है उनको अगर सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देती तो ये कदरे बेहतर होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दिया गया ये कानून बाज वकीलों की नजर में बिल्कुल दुरुस्त भी है। अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।